गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते साथियों। ISPCS वारियर्स में स्वागत करते हैं और इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल के एक चैप्टर में आपको लेके सामने आया हूँ, जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारत में जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से लगातार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे 17वीं BPSC है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, वनडे है, शिक्षक भर्ती है, दरोगा है, सारे एग्जाम्स में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में आपको एक नया टर्म देखने को, बहुत सारी चीज़ों सुधार देखने को मिलेगा। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको टर्म में अगर दिक्कत आ रहा होगा तो कुछ टर्म में इंग्लिश में भी यूज़ करूँगा, ताकि आपको परेशानियाँ नहीं होंगी और आसानी से वीडियो को आप भी देख पाएंगे। क्योंकि कंटेंट तो अच्छा होने के बावजूद भी कुछ कहीं टर्म के प्रॉब्लम की वजह से कुछ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो वीडियो में परेशानी फेस करते हैं, तो उस परेशानी को उनको नहीं सामना करना पड़ेगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्वेश्चंस पे आपको लिखा होगा बिहार शिक्षक भर्ती, तो कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन है। केवल याद रखिएगा, इसमें जितने प्रश्न हैं आप जाके मिला लीजिएगा, लगभग 80 से 90% प्रश्न जो है आपको PCS और UPSC के हैं, लेकिन 10% प्रश्न या 5% प्रश्न कहें TRE में पूछे गए हैं, क्योंकि TRE का एग्ज़ाम ही कितना हुआ है। तो इसीलिए कभी इसको दिमाग में मत लाइएगा कि टीचर का है, चूँकि ऐसे कंटेंट बना हुआ है तो इसीलिए आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि TRE टाइप का पर लिखा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये TRE वारी का कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि रबी फसल का जो क्रॉपिंग होता है, इंग्लिश टर्म भी यूज़ कर रहे हैं कि रबी का जो क्रॉपिंग होता है किस मंथ में होता है, बस यही पूछ रहा है। तो कि किन महीनों में रबी की बुआई होती है, तो क्या हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर देखने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कभी भी इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि रबी फसल जब भी कहा जाए, अगर आपका दिमाग नहीं काम करे, तुरंत दिमाग में लाइए किसको, तुरंत दिमाग में आपको लाना है किसको, गेहूँ को। मेरी बात आप सुन लिए, मैं कहा कि जब भी आपको कुछ ध्यान में नहीं आए तो रबी के लिए तुरंत आप गेहूँ माइंड में लाइएगा कि गेहूँ के बारे में ही बात हो रही है, आपको तुरंत दिमाग में चल जाए कब बुआई होती है इसकी। तो ठीक है, कह सकते हैं दीज क्रॉप्स आर जनरली सोन इन अक्टूबर नवंबर, मतलब कि इसकी क्या होती है, बुआई हो जाती है कब, इसकी बुआई होती है रबी की कब भाई, अक्टूबर नवंबर में। कब, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई हो जाती है। और कह सकते हैं इसकी क्रॉपिंग जो, इसको हार्वेस्टेड जिसको कब किया जाता है, हार्वेस्टेड मतलब कि इसकी जो कटाई होती है किस महीना में होती है, अप्रैल मई में इसकी क्या हो जाती है, अप्रैल मई में इसकी कटाई हो जाती है। तो आपने पहला टर्म देखा कि रबी की बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, और इसकी कटाई कब होती है, अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। और इसके अंदर जो क्रॉप्स आते हैं उस क्रॉप्स को देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें फसलें शामिल की जाती हैं। उन फसलों का नाम थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को हम लोग शामिल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें फसल को इंक्लूड करते हैं, तो अगर हिंदी में टर्म भी यूज़ करेंगे, इंग्लिश में भी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले गेहूं का तो आपने नाम सुना होगा। जितने ठंडी के दिनों में फसलें रोपी जाती है सब रबी के अंतर्गत ही आती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों गेहूं हो जाएगा। गेहूं के बाद से आपको पता होगा, गेहूं के बाद से जौ, गेहूं के बाद से जौ हो जाएगा। उसके बाद से सरसों हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। सरसों के बाद से आपका मटर पी हो जाएगा। उसके बाद से आपको मटर हो जाएगा। तो ये सारी फसलें किस में आती है, आपको रबी फसल में आती है। अगर इंग्लिश टर्म का बात करना चाहें तो सबसे पहले गेहूं को वीट कह सकते हैं आप, वीट क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका जौ, जौ का इंग्लिश का है तो जौ में क्या कह सकते हैं, बार्ली कह सकते हैं। और इसमें चना भी आ जाएगा, बार्ली कह सकते हैं, जौ को बार्ली। उसके बाद से सरसों को आप क्या कह सकते हैं, सरसों को आप, सीधी सी बात है कि सरसों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड कह सकते हैं। इसके अलावा मटर को पी कह सकते हैं, चना को आप क्या कह सकते हैं, चना को ग्राम कह सकते हैं। तो ठीक, इंग्लिश टर्म भी इसका ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए कि गेहूं की जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई इसकी अप्रैल मई में होती है। और इसके अंतर्गत जो फसलें आती है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछेगा इसमें से कौन सा रबी का फसल नहीं है या फिर कौन सा है, तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो नाम याद रखिए, गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना, ये सारी क्या है,
ये सारी रबी की फसल है। तो ध्यान रखना है, प्रश्न क्या पूछा, किन महीनों में रबी की बुआई होती है। तो रबी की बुआई जो किस में होती है भाई, अक्टूबर नवंबर में होती है, मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा रबी तो आपने जान लिया, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलेगा। रबी के साथ साथ एक और सवाल पूछता है कि खरीफ जो फसलें होती है, इंग्लिश में भी खरीफ क्रॉप्स ही कहा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इंग्लिश ज़्यादा होता है इसका। खरीफ जो फसल होती है तो पूछेगा खरीफ की बुआई कब होती है। तो इसको ध्यान रखिए, खरीफ की बुआई हम कब करते हैं, इसको हम लोग। तो खरीफ की बुआई, खरीफ यानी खरीफ को इंग्लिश में खरीफ कहते हैं, खरीफ की बुआई जो होती है आपको किस महीने में होती है। तो आपको पता होगा, देखना कि बारिश होने लगता है अभी का समय, तो क्या होता है, इसकी बुआई जून जुलाई में होती है। कब होती है भाई इसकी बुआई, खरीफ की बुआई, क्रॉपिंग कब होती है, बुआई कहते इसकी जून जुलाई में होती है। और इसकी कटाई की बात करें तो आपने देखना कि छठ के आसपास, दिवाली के आसपास इसकी कटाई होने लगती है। तो कह सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में क्या होती है, इसकी कटाई होती है। हम लोग तरफ नवंबर में होती है, लगभग नवंबर दिसंबर में, लेकिन आप नवंबर मत लिखिएगा, ये जो है ज्योग्राफी के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसकी बुआई जो होती है जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई जो होती है सितंबर में होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दिस आर द क्रॉप्स ऑफ द, बेसिकली डिपेंड ऑन रेनी सीजन्स, मतलब कि ये होती है कि आपको बारिश के मौसम में होती है, इसके लिए अधिक बारिश चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए, अधिक गर्मी भी चाहिए। ठीक है, सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ जाएगा, दिस इंक्लूड्स, फसलें कौन कौन सी आ जाएगी, फसलों का नाम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें फसलें कौन कौन सी आ जाएगी, अगर बात करें फसलों का तो इसमें धान आ जाएगा, कौन आ जाएगा, धान आ जाएगा। धान के बाद से ज्वार का आपने नाम सुना होगा, ज्वार आ जाएगा। फिर बाजरा आ जाएगा, बाजरा के बाद से आपको रागी देखने को दोस्तों इसी में मिलेगा, ज्वार बाजरा रागी, ज्वार बाजरा रागी भी इसी में आ जाता है। उसके अलावा अब राई दूसरा है, राई इसमें चला जाता है, राई जो आएगा आपका उसमें चला जाएगा आपका रबी क्रॉप्स में, लेकिन इसमें रागी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा, मक्का का नाम सुना होगा आपने, मक्का का नाम सुना होगा, मक्का भी इसमें चला जाएगा। मक्का के अलावा मूंगफली का नाम आपने सुना होगा, मूंगफली का नाम इसमें चला जाएगा। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ज्वार बाजरा रागी मक्का मूंगफली, तो सारे इसमें चले जाते हैं। तो दो आपने देख लिया, एक रबी देख लिया, दूसरा खरीफ देख लिया। तो इन फसलों का नाम आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में भी होएगा, राइस ज्वार बाजरा रागी मेज़ जूट ग्राउंड नट कॉटन कोकोनट सन हैम्प हो गया, उसके बाद से टोबैको बीन्स हो गया। तो तंबाकू वगैरह भी इसी में शामिल किया जाता है। तो हम धीरे धीरे बोल देंगे, आप उसको थोड़ा सा इंग्लिश में मैनेज करिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे कन्वर्ट में इसको कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, अब आते हैं, एक होता है आपका, कहते हैं कि जायद फसल। तो जायद का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जायद का कुछ इंग्लिश अलग हो जाता है। जायद का टर्म जो होता है, जायद को इंग्लिश में भी जायद ही बोलते हैं। तो जायद को इंग्लिश में जायद कहा जाता है। और जायद क्या होता है, सिंपल से कह सकते हैं कि दिस आर द शॉर्ट टर्म क्रॉप्स, ठीक है, ग्रोन ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। मतलब कि ये जो होता है कि छोटी समय की फसलें होती है और किसके बीच में बोया जाता है, आपको रबी और खरीफ के बीच में ही इसको क्या किया जाता है दोस्तों, इसको इसी के बीच में रोपा जाता है। यानी कि आपका खेत खाली रहता है लगभग मार्च से लेकर कब तक, जून तक, इसी में बुआई होती है, किसकी, इसी में बुआई होती है आपकी जायद फसलों की बुआई होती है। और जायद फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, जो कि आप ठंडी के दिनों में सब्जी वगैरह खाते हो, या फिर आपको खीरा ककड़ी आप कह सकते हैं, इसमें आता है खीरा, उसके बाद से ककड़ी हो गया, ककड़ी हो गया, उसके बाद से तरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, उसके बाद से खरबूज हो गया, खरबूज हो गया। तो सारे जायद होते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि मूंग उड़द को भी हम इसी में शामिल करते हैं। तो मूंग और उड़द क्या हो जाएगा, इसमें शामिल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें जो वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, उसके बाद से कुकम्बर, बिटर गार्ड हो गया, एटीसी, तो इसमें इसी को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, तो आपने तीन चीज़ें देख लिया, रबी की फसल क्या होती है, उसके बाद से जायद की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लिया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, बार बार कह रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का ये प्रश्न नहीं है केवल,
सबका कंबाइंड प्रश्न है। फसलों के आधार पर भी मेल छाटिए। एक तरह से सारे जो है रीजनिंग की तरह भी सवाल हैं, जैसे ज्वार, धान, मक्का, ये किस में आएगा भाई? ये खरीफ में आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे? खरीफ क्रॉप्स में आ जाएंगे। लेकिन गेहूँ जो होगा किस में आता है? रबी में। तो गेहूँ सबसे हटके हो जा रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूँ। वीट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 को आप देखिएगा, कह रहे कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कहाँ होती है, ये पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला वो राज्य है गेहूं के प्रोडक्शन में, व्हीट में, तो यूपी वो पहला राज्य है, गेहूं के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर आता है। हो सकता है कभी दूसरा स्टेट भी पूछ दिया जाए, तो दूसरा स्टेट क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। और थर्ड वे स्टेट जो होता है वेस्ट बंगाल होता है। तो ये जो है आपके व्हीट के लिए क्या है? आपका इनका क्रम है गेहूं के उत्पादन के लिए राज्यों का। लेकिन कभी भी प्रोडक्टिविटी पूछे, प्रोडक्टिविटी यानी कि कह सकते हैं कि उत्पादकता, हिंदी में कहे तो उत्पादकता। उत्पादकता क्या होती है? जैसे कि 1 हेक्टेयर खेत में जितना आपको प्रोडक्शन होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल सी बात है, उसको उत्पादकता कहते हैं। तो सबसे अधिक उत्पादकता जो है कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में सबसे अधिक क्या है? प्रोडक्टिविटी है। चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, मतलब इसीलिए वहाँ के किसान क्या है? संपन्न है, यानी कि खेती के विकास के लिए प्रोडक्टिविटी का होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब पता चले कि आपके पास बहुत सारा खेत है, लेकिन खेत जो है 1 कट्ठा में 10-10 केजी हो रहा है, तो कभी आप संभव हो सकेगा विकास कर पाएंगे? तो यही रीज़न है। आप समझ गए हो मेरी बातों को। अगर वही कहा जाए चावल के प्रोडक्शन में, तो चावल के प्रोडक्शन में जो है भारत में पहला जो स्टेट है उसका वेस्ट बंगाल जो स्टेट है, चावल के प्रोडक्शन में पहला स्थान पर है। लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो चावल के प्रोडक्टिविटी में भी पंजाब का जो स्थान है क्या है आपका? पंजाब का नंबर 1 स्थान है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर विश्व में बात करें गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? चीन में होता है। और अपना देश जो है भारत कितने स्थान पर आता है? 2nd स्थान पर। अगर चावल की बात करें तो विश्व में चीन वो देश है जहां पर चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और भारत वो देश है जहां पर 2nd पोजीशन है चावल के उत्पादन में। चावल गेहूं जो है ग्रेमिनी कुल का पौधा है, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या इसमें कह रहा है? चलिए, यानी कि मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि यूपी जो है गेहूं के प्रोडक्शन में क्या है? पहले स्थान पर आ जाता है। धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ओरिजिनेशन ऑफ पैडी, धान की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इस बात को अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया है क्या? आप मैप में देखिएगा तो ये क्या है? भारत का मैप है, और यह नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, और नॉर्थ ईस्ट के नीचे में इधर एक ऐसे बेल्ट जुटा हुआ है। मलेशिया, इसमें क्या है आपके? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई, कनाडा, थाईलैंड, ये सब क्या है? फिलीपींस, ये सब कंट्री इसमें शामिल है। इसी को दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण और पूर्व में है। ये किस डायरेक्शन में है? दक्षिण पूर्व में है। और यहीं से धान की क्या मानी जाती है? यही धान से उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ से? दक्षिण पूर्व एशिया से। अगर वही बात करें कि चावल की उत्पत्ति कभी पूछ दे तो सॉरी, धान या चावल वही हो गया। लेकिन अभी कभी पूछ दे सवाल आपको कि अरहर की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, जिसको गांव में रहर कहते हैं, तो अरहर की उत्पत्ति आपको दोस्तों भारत से मानी जाती है। इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपको क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्या होनी चाहिए? आदर्श जलवायु का मतलब कि मैंने पहले ही कहा था कि चावल जो है यानी कि खरीफ क्रॉप्स में आता है, और दिस आर द क्रॉप्स ऑफ रेनी सीजन, मतलब कि ये जो है वर्षा वाला सबसे अधिक रेनी सीजन में ही होता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि पूरा दबा के बारिश अभी होगा तो क्या होगा? धान की रुपाई होगी। तो इसके लिए अधिक वर्षा चाहिए, और टेम्परेचर यानी कि तापमान भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो ये मत याद रखना कि कभी कभी आपको टेम्परेचर भी पूछ देता है। तो एक्चुअल अगर बात करें चावल के प्रोडक्शन के लिए, तो कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि चावल के प्रोडक्शन के लिए या फिर धान के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, उसके बाद से उसके लिए आपको कितना वर्षा चाहिए। तो याद रखना साथियों कि आपको 75 से लेके 200 सेंटीमीटर क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। हो सकता है इसके बीच में कुछ आ जाए ऑप्शन, वही टिक कर लीजिएगा।
75 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और इसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो ये कंडीशंस ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में कंडीशन पूछा जाता है कि इसके लिए क्या होगा। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और 25 से ज़्यादा टेम्परेचर। तो 20 से 27 के बीच में 25 भी आ गया, और 100 सेंटीमीटर वर्षा में 75 से 100 के बीच में 200 के बीच में 100 भी आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको गेहूं के लिए परिस्थितियाँ पूछ दे कि गेहूं का जो उत्पादन होता है किन परिस्थितियों में होता है। तो इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको उत्तर करना है आपको। तो गेहूं के लिए आदर्श परिस्थिति याद रखना कि जब गेहूं की बुआई होती है ना, एकदम प्रैक्टिकल में आइए, जब गेहूं की बुआई होती है तो ध्यान रखना कि दिसंबर जनवरी का महीना लगभग होता है, वो कहा जाता है अक्टूबर नवंबर, लेकिन हम अपने तरफ देखते होंगे तो अक्टूबर नवंबर वाला महीना जो होता है ठंडी का होता है, और इसीलिए इसको स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर होता है कम चाहिए, यानी कह सकते हैं इसको स्टार्टिंग में टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए। और स्टार्टिंग में टेम्परेचर जो है, इसको नोट करिएगा, 10 से लेकर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, स्टार्टिंग में गेहूं का टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जब कटाई की जाती है साथियों, तो देखना कि मार्च अप्रैल में जब कटाई की जाती है तो अंतिम समय में इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गेहूं को पकना होता है। तो लगभग अंतिम समय में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर गेहूं को चाहिए होता है। ठीक है, तो कहते हैं इसको 20 से लगभग 25 डिग्री टेम्परेचर लास्ट में, और शुरू में कितना, शुरू में आपको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में यहाँ से सवाल पूछे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो अगर ऑप्शन ई रहता तब हम कहते कि इसको छांट लेते हैं, लेकिन भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका चावल, राइस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न फसल मतलब कि जो फसल हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, खाद्यान्न फसल, यानी कि अनाज को खाद्यान्न फसल में शामिल किया जा सकता है। यूँ कह सकते हैं कि फूड क्रॉप्स कह सकते हैं इसको क्या इंग्लिश में कहते हैं, फूड क्रॉप्स कह सकते हैं। फूड क्रॉप्स यानी खाद्यान्न फसलों में किसको किसको शामिल किया जाता है, कुछ नाम आप देख लीजिए। जैसे कि सबसे बड़ा भारत का खाद्यान्न फसल अनाज जो है चावल माना जाता है, उसके बाद से गेहूँ आता है, उसके मैज मतलब कि मक्का आता है, मक्का के बाद से मिलेट्स आते हैं। मिलेट्स का मतलब क्या हो गया, मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या आ जाएंगे, ज्वार बाजरा रागी जो है मोटे अनाज को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा खाद्यान्न जो फसल है चावल है, राइस है, तो करेक्ट आंसर राइस हो जाएगा। ऑप्शन ई रहता तो एक से अधिक लेते, क्योंकि गेहूं को भी अच्छा खासा माना जाता है खाद्यान्न फसलों में। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। तो कह रहे हैं कि कौन सी चावल की किस्म नहीं है। तो इसमें चावल का अगर टाइप्स की बात करें कि चावल का टाइप्स कौन है कौन नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो हंसा देख रहे हैं ना, हंसा किसी तरह से ये चावल की किस्म हंसा नहीं है। बाकी जया, ज्वाला और पद्मा जो है ये चावल की किस्म के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा चावल की किस्मों को याद रखिएगा कि बोरो, उसके बाद से अमन और ओंस। बोरो, अमन, ओंस जो है ये भी क्या है, ये भी एक तरह की चावल की किस्म है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये क्या है, चावल की किस्म है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल कई बार एग्जाम्स में आए हैं फसलों का टाइप्स पे लेके। निम्न में से नगदी फसल कौन सा है। नगदी फसल को इंग्लिश में कहा जाता है कैश क्रॉप्स। क्या कहते हैं हम लोग, इसको कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि कैश क्रॉप्स। नगदी फसलें वैसी फसलें होती है जिसके उत्पादन का, जिसके प्रोडक्शन का मेन हमारा पर्पस जो होता है क्या होता है, पैसा कमाना। अब कहिए सर हम चावल और गेहूं बेचते हैं तो उसका धान गेहूं से भी हम पैसा कमाते हैं, लेकिन ठीक है दोस्तों, लेकिन एक फसल ऐसी है, कुछ फसलें जिसका मकसद ही खाना नहीं होता है बल्कि उसको बेचना होता है, तो उसको नगदी फसल कहते हैं। तो नगदी फसलों के अंतर्गत आपको किस किस फसल को शामिल किया जाता है आप इसको नोट कर सकते हैं। आप जूट देखे होंगे, जूट के अलावा आप मूंगफली देखे होंगे, मूंगफली के अलावा आप गन्ना देखे होंगे, गन्ना के अलावा आप चाय देखे होंगे, चाय के अलावा कॉफ़ी देखे होंगे, कॉफ़ी के अलावा आप तंबाकू भी देखे होंगे, कॉफ़ी के अलावा आप तंबाकू देखे होंगे, तंबाकू, ये सब सारे किस्में शामिल किया जाता है, सारे नगदी फसलों में आते हैं। या फिर बागवानी फसलें भी जो होती है मैक्सिमम कैश क्रॉप्स में ही आती है, और इसमें जूट हो गया, मूंगफली हो गया, उसके बाद से कॉटन भी इसमें आ जाएगा, कॉटन भी इसमें आ जाएगा। सब किस में आते हैं, आपको नगदी फसलों में आते हैं। ठीक है,
वायल सीड्स भी हो गए, मतलब बहुत सारे तिलहनी फसलें भी होती इसमें आती है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉटन, जूट, उसके बाद से क्या हो जाएगा, शुगर केन हो गया। तो सारी किस्में होती है, जूट, मूंगफली, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, ये सारी किस्में आती है, नकदी फसलों में आती है। एक बच गया कौन, उल्टा ज्वार। तो कह रहे कौन शामिल नहीं है, तो जूट भी शामिल है, मूंगफली भी शामिल है, गन्ना भी शामिल है, लेकिन ज्वार इसके अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए कि सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। तो साथियों ध्यान रखना है कि भारत में सबसे अधिक कपास का प्रोडक्शन जो होता है कहाँ पर होता है। देखिए सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ है, सबसे अधिक काली मिट्टी जो है हमारे महाराष्ट्र में है। लेकिन कपास का प्रोडक्शन जो होता है, सबसे अधिक कपास जो है गुजरात में उपजाया जाता है। तो कोई पूछेगा कपास का प्रोडक्शन सबसे अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कपास जो है कहाँ निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आपको कपास सबसे अधिक भारत में गुजरात में निकलता है। कहाँ पर, गुजरात में। लेकिन कभी पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे अधिक कपास का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो स्टेट और देश कौन सा है आपका, चीन वो देश है जहाँ पर सबसे अधिक कपास का प्रोडक्शन होता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो कभी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कपास का प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन पे अगर बात करें तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, इसका राइट आंसर जो है आपका हो गया गुजरात इस करेक्ट आंसर की, सबसे अधिक गुजरात में। लेकिन कभी कभी पूछा जाए कि अगर जूट के प्रोडक्शन में पूछा जाए कि जूट के प्रोडक्शन में किसका स्थान पहला है भारत में, तो क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल इस करेक्ट आंसर। तो कभी भी पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। और अब विश्व में बात करें तो विश्व में भारत वो देश है जहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक जूट का उत्पादन संभव हो पाता है। तो भारत वो देश है जहाँ पर जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अलावा कभी मूंगफली भी पूछ दे आपसे, इंपॉर्टेंट है सारा, कि मूंगफली के प्रोडक्शन में भारत में पहला स्थान किसका है, तो आप बता सकते हैं साथियों कि गुजरात वो राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, मूंगफली होता है। तो मूंगफली में भी क्या है आपका, गुजरात जो है, गुजरात का प्रथम स्थान है। लेकिन विश्व में मूंगफली में क्या है, चीन प्रथम स्थान पे आता है। अगर वही बात करें आपका सोयाबीन में, तो सोयाबीन के प्रोडक्शन में भारत में कौन सा स्टेट, एमपी वो स्टेट है जो सबसे पहले स्थान पर आता है। और सोयाबीन के प्रोडक्शन में पहला स्थान पर विश्व में किसका स्थान आता है, सब नोट करते चलेगा, यूएसए का आता है। इन सब बातों को ध्यान रखना है। अगर गन्ना का पूछा जाए कि गन्ना का प्रोडक्शन जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो गन्ना भारत में यूपी वो राज्य है जहाँ पर गन्ना का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। वही देश कहा जाए तो ब्राज़ील वो देश है जहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, गन्ना का प्रोडक्शन होता है। वही अगर चीनी की बात करें तो चीनी में देखिए, चीनी में महाराष्ट्र हो जाएगा। गन्ना में वो था लेकिन चीनी में महाराष्ट्र, इसको अंतर स्पष्ट कर लीजिए, गन्ना में यूपी लेकिन चीनी में महाराष्ट्र। और वर्ल्ड में चीनी के प्रोडक्शन में भारत का ही पहला स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा गौर से कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है। तो मैं अभी बताया आपको सबसे अधिक गन्ना भारत में यूपी में होता है। अगर वही बात करें कि विश्व में गन्ना का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो मैंने अभी बताया आपको कि ब्राज़ील वो देश है जहाँ पर सबसे अधिक गन्ना का प्रोडक्शन विश्व में होता है, ठीक है। अगर आंध्रा की बात करें तो आंध्रा जो है तंबाकू के प्रोडक्शन में भारत में पहले स्थान पर आता है। अगर वही बात करें आपको विश्व में तंबाकू के प्रोडक्शन में चीन पहले स्थान पर आता है। जितना भी गंजेड़ी भंगेड़ी टाइप का चीज़ है वो उसमें चीन जो है पहले स्थान पर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चीनी में बताया था, चीनी में कौन हो जाएगा, चीनी में महाराष्ट्र हो जाएगा, चीनी में महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखिए। और वही चीनी में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। अब तिलहनी फसल क्या होती है, तिलहनी फसल वैसी होती है जिसमें क्या होता है, तेल निकाला जाता है, सिंपल सी बात है। तो आप देखिए तिलहनी फसल को वायल सीड्स कह सकते हैं।
तो तिलहनी फसलों में कौन कौन से शामिल की जाती है, सब फसलों का थोड़ा सा एक बार नाम आप देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं कि तिलहनी फसलों में सूर्यमुखी, आपने नाम सुना होगा, सूर्यमुखी है, क्या है, एक तरह की तिलहनी फसल है। सरसों है, तिलहनी फसल है। इसके अलावा सरसों तिलहनी फसल है। उसके बाद से सोयाबीन है, सोयाबीन भी आता है किसमें, तिलहनी फसल में आता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको एक तिल का नाम आपने सुना होगा, तिल भी आपको तिलहनी फसल है। तीसी भी देखा होगा आपने, तीसी भी तिलहनी फसल है। अरंडी का नाम सुना होगा, ये भी क्या है, एक तरह की तिलहनी फसल है। तो इस सारे तिलहनी फसलों में आती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा तिलहन किससे निकाला जाता है, तो आपको सुन के हैरानी होगी कि सोयाबीन, सरसों नहीं होगा आंसर इसका, सोयाबीन से सबसे अधिक तिलहन निकाला जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। लेकिन कभी पूछे कि प्रोटीन प्लस फैट दोनों किस में सबसे अधिक पाया जाता है, तो मूंगफली में। ये साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, या फिर थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में जान लें कि हो सकता है कि प्रोडक्शन कुछ और इसके अलावा पूछ दे। चलिए हम प्रोडक्शन के बारे में कुछ कुछ बातें आपको और रिकॉल करवा दें। तो इसका तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर पहले टिक कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है। तो आपको पता होगा कि लोबिया जो है एक तरह का क्या है, लोबिया एक तरह का आपका दलहनी फसल है। लेकिन आपको बात करें किसका, मसूर, लोबिया, ये सब दलहनी फसल है। बरसीम गाय को खिलाया जाता है। सूर्यमुखी जो है एक तरह की तिलहनी फसल है। अगर आपसे पूछा जाए कि तिलहन यानी कि वाइल्ड सीड्स जो होते हैं, इसके उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो याद रखिए साथियों कि भारत में राजस्थान वो राज्य है, राजस्थान, जहाँ पर तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान है। और भारत वो देश है जहाँ पर सबसे अधिक तिलहन का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर वही पूछ दिया जाए दलहन का उत्पादन आपको एमपी है, सबसे अधिक होता है। और भारत वो देश है जहाँ पर दलहन की उत्पादन सबसे अधिक होती है, जहाँ पे पल्स जो होती है सबसे अधिक उत्पादित की जाती है। तो इन सब बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना है भाई, 12 है। तो प्रश्न संख्या 12 को थोड़ा सा एक बार देखते हैं। कह रहे कि भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। आपको पहले भी बता चुका, इतनी चीज़ें रिपीट कर दिया हूँ कि भारत में एमपी वो राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। लेकिन कहीं आपसे पूछ दिया जाए कि सोयाबीन का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अमेरिका वो देश है, यूएसए, जहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर मूंगफली पूछे आपसे कि सबसे अधिक मूंगफली का प्रोडक्शन, तो गुजरात में क्या होता है, सबसे अधिक मूंगफली का प्रोडक्शन हो जाता है। और वही देशों की बात करें तो देश में क्या हो जाएगा, चीन वो देश है जहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है, मूंगफली का प्रोडक्शन हो पाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो तिलहन के उत्पादन में, वाइल्ड सीड्स के उत्पादन में प्रथम स्थान है। वहीं अगर बात करें सरसों के प्रोडक्शन में भी, सरसों भी सबसे अधिक कहाँ पर, राजस्थान से ही उत्पादित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पूछ दिया जाए कि दूध का प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विश्व में सबसे अधिक दूध जो है भारत में उत्पादित किया जाता है। लेकिन भारत में वर्तमान डाटा के अनुसार सबसे अधिक मिल्क जो है आपका राजस्थान में प्रोडक्शन होता है। राजस्थान यूपी में लगातार कंपटीशन चल रहा है, तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ये स्पीडी या फिर किसकी मैगजीन को देख लीजिएगा, वहाँ पे करेक्ट कराया गया है। तो अभी राजस्थान है, जो अगर चेंज हुआ होगा तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या निम्न में से कौन सा एक देश दलहनी फसलों का उत्पादक तथा उपभोक्ता है। भारत में क्या होता है ना कि हमारे यहाँ दलहन का उत्पादन खूब दबा के होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग खाते भी हैं, उपभोक्ता भी करते हैं। तो भारत वो देश है जहाँ पर सबसे अधिक दलहन का तो उत्पादन होता है, लेकिन सबसे अधिक दाल का हम लोग उपभोग भी कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी इस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो आपने ये रेशम का नाम सुना होगा, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो चलिए इसमें हम लोग इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ईरी जो रेशम है ना, ईरी रेशम असम में होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात आती है कि मूंगा रेशम कहाँ होता है, ये भी असम में होता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ईरी और मूंगा कहाँ पे, असम में। अगर आपसे पूछा जाए कि सहतूत रेशम कहाँ होता है, तो झारखंड में नहीं बल्कि कर्नाटक में क्या होता है, सहतूत रेशम होता है। अगर वही टसर रेशम की बात करें तो कर्नाटक में नहीं बल्कि झारखंड में क्या होता है, टसर रेशम होता है। तो सबको करेक्ट कर लीजिएगा आप।
आपसे पूछा जाए ईरी मूंगा असम में, उसके बाद से सहतूत कर्नाटक में, टसर कहाँ पे, झारखंड में, तो आप याद रख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सारे आपको मिलान गलत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब की जाती है? सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि बागवानी बोर्ड की स्थापना आपको 1984 में की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? कर्नाटक वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। अगर वही चाय की बात किया जाए तो भारत में चाय का प्रोडक्शन सबसे अधिक असम में, वही असम में सुरमा घाटी में। अगर विश्व की बात करें तो चीन वो देश है, च से चीन च से चाय, यहाँ पर चाय का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। केरल की बात करें तो केरल जो है रबर के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर आता है। याद रखिए कि रबर के प्रोडक्शन में पूछा जाए कि प्रथम स्थान किसका है, तो केरल को आप ध्यान रख सकते हैं कि केरल वो राज्य है जहाँ पर रबर का प्रोडक्शन भारत में सबसे अधिक होता है। महाराष्ट्र में मैंने कहा कि चीनी के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है। उड़ीसा खनिज उनीज में आगे है, इस सब में आगे नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो भारत, इसका टिक किए थे कि नहीं आंसर, हम पिछले क्वेश्चन का देख लीजिए एक बार कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटका बिल्कुल टिक किए हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक, अभी हमने कहा कि सबसे अधिक रबर का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है साथियों, कर्नाटक में होता है। और वही कहा जाए कि विश्व में सबसे अधिक रबर का प्रोडक्शन कहाँ हो जाता है, तो थाईलैंड वो देश है, थाईलैंड, जहाँ पर सबसे अधिक, जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, सबसे अधिक रबर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कर्नाटक में नारियल का उत्पादन भी सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कहा जाता है कि 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सबसे अधिक नारियल का प्रोडक्शन हो पाता है, वो आपके कहाँ के स्टेट है, साउथ के ही स्टेट है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्य मिलके लगभग कहा जाता है 83% क्या करते हैं, भारत के नारियल का मैक्सिमम प्रोडक्शन यही करते हैं। अगर पूछा जाए कि विश्व में नारियल के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर किसका है नारियल में, तो इंडोनेशिया वो देश है, इंडोनेशिया, जहाँ पर सबसे अधिक नारियल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इंडोनेशिया और फिलीपींस मिलकर लगभग विश्व का 84% क्या करते हैं, नारियल का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आंध्रा तंबाकू के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है। कर्नाटका किस में है भाई, कर्नाटका मक्का में भी है पहले स्थान पर, इसके अलावा कॉफ़ी में भी है पहला स्थान पर। लगातार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें रिकॉल बिल्कुल हो जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाले मुख्य शस्य फसलें कौन सी है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो होती है बागवानी के अंतर्गत वो फसलें आती है। इसमें पूछ रहा है कि किस किस फसल को हम लोग बागवानी के अंतर्गत शामिल करेंगे, तो ऑप्शन है चाय, रबर, नारियल, कहवा। चाय, रबर, सूरजमुखी तो कभी होगा नहीं सूरजमुखी वाला, चाय, केला, अंगूर, नारियल, और चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन, इसमें से ए भी, चाय तो ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, चाय, केला, अंगूर, क्योंकि सोयाबीन आ गया तो ये होगा नहीं, चाय, रबर, नारियल, कहवा, चाय, केला, अंगूर, नारियल। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा कि चाय, रबर, नारियल, कहवा जो है इसको बागवानी फसल के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि भारत में नारियल का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो अभी वर्तमान डाटा के अनुसार कर्नाटक वो राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक नारियल का प्रोडक्शन होता है। वहीं विश्व में इंडोनेशिया वो देश है, इंडोनेशिया, जहाँ पर सबसे अधिक नारियल का प्रोडक्शन। दूसरे स्थान पर पूछा जाए तो फिलीपींस वो कंट्री है जहाँ पर दूसरे स्थान पर सबसे अधिक नारियल का प्रोडक्शन हो पाता है। केरल में मैंने कहा था कि रबर के प्रोडक्शन में क्या है, केरल पहले स्थान पर आता है। आंध्रा में बार बार कह रहा हूँ कि तंबाकू प्रोडक्शन में आंध्रा जो है पहले स्थान पर आता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि झूम क्या है। झूम को क्या कहते हैं, झूम, अब कई लोग कहेंगे झूम वैसी खेती जिसको झूम झूम करते हैं, बिल्कुल गलत है। झूम कृषि वैसी कृषि को कहते हैं जिस कृषि को इंग्लिश में कहते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा। इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इसको। ठीक है, या फिर कहा जाता है कि काटो और जलाओ, काटो और जलाओ भी कहा जाता है इसको। क्यों भाई, क्योंकि स्लैश एंड बर्न कहा जाता है, यानी कि काटो एंड
जलाओ। इसका मतलब ये होता है कि झूम कृषि क्या होती है कि जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में एक जगह खेती करने के लिए जंगलों को हम काटते हैं, जलाते हैं और उसके बाद उसी की जगह खेती करते हैं। अगर उस ज़मीन का फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, फिर दूसरे जगह हम शिफ्ट होते हैं, इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, और दूसरे जगह जाकर यही काम करते हैं। और काटो और जलाओ क्योंकि जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, खेती करते हैं। तो स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, काटो और जलाओ, स्लेट एंड बर्न, इसी को कहा जाता है। मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं और कुछ जनजातीय क्षेत्र जहाँ पर सबसे अधिक क्या होती है, झूम की कृषि हो पाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक कृषि की पद्धति है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कि झूम क्या है, एक प्रकार का नृत्य है, बिल्कुल नहीं। एक तरह की नदी है, बिल्कुल नहीं। पूर्वोत्तर की एक जनजाति है, बिल्कुल यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका यही हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। याद रखिएगा साथियों कि सब्जी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, वहीं भारत जो है सब्जी के प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है, पशुओं के प्रजनन को लेकर हम क्या कह सकते हैं, स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। इसमें मैक्सिमम लोग गलत आंसर करते हैं। तो कई लोग एम.एस. स्वामीनाथन की बात करते हैं, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन भारतीय कृषि का जो इतिहास है एम.एस. रांधवा ने लिखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम.एस. रांधवा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वही भारत में हरित क्रांति के जनक जो है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन कहते हैं भाई, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। अगर वही बात करें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को आपको कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, तो हरित क्रांति के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश में इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 20 अभी वर्तमान में है। ठीक है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1960 हो जाएगा। तो 1960 में देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और किसने किया था, तो याद रखिएगा ये हुई कहाँ पर थी, ये भी कई बार पूछा गया है कि ये कृषि हुई कहाँ पे थी आपको विश्व में प्रथम। इसकी स्थापना 1960 में। और इसका नाम कई बार पूछ देता है कि भारत में जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उसका नाम बताइए। तो इसका नाम है आपका गोविंद बल्लभ पंत। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत, जो पहले आपको यूपी में था लेकिन अभी कहाँ चला गया, उत्तराखंड में चला गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि मिश्रित कृषि का संबंध किससे है। तो मिश्रित कृषि जो है, कई लोगों को लगता है कि धान जो गेहूं के साथ हम लगा देते हैं सरसों, वही मिश्रित, केवल वही नहीं है। आप मिश्रित कृषि के साथ आपको डेयरी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, मत्स्य उत्पादन सब आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिश्रित कृषि में क्या हो जाएगा, कई तरह की फसलों का उगाना तथा पशुपालन, रबी फसल, खरीफ फसल, कई तरह के फसलों का उगाना तथा पशुपालन, मिक्स क्रॉपिंग में इसको हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। तो इस पर हम ज़्यादा बात करते हैं, अगर मेंस के पर्पज़ से हम पढ़ाते तो भारतीय कृषि के पिछड़ापन का कारण क्या है या फिर कम प्रोडक्शन का कारण क्या है, इसके बारे में बात करें तो कृषि का आकार का जोत का छोटा होना, यानी खेत छोटा छोटा होगा तो आपको इरिगेशन सिंचाई करने में प्रॉब्लम, रोपाई करने में प्रॉब्लम, हर चीज़ में समस्या। तो छोटे जोत का आकार, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि में, ये भी आपको करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ट्रैक्टर की जगह पर बैल से जोतिएगा खेत, आपको कंपाइंड की जगह पर हंसुआ से काटिएगा। तो क्या है, सारे पिछड़ी तकनीक का कारण है, यानी कि वैज्ञानिक तरीकों से खेती नहीं करती है। और इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। भाई नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन भारत में किसे कहा जाता है, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जो 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत किए, इनको कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। अगर पूछा जाए सबसे अधिक कौन सा फसल हरित क्रांति में फ़ायदा पहुंचा, तो गेहूं को, गेहूं चावल दोनों को हुआ था, लेकिन सबसे अधिक गेहूं को। सबसे अधिक राज्य जो है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है वो सबसे अधिक प्रभावित होता, बाकी क्षेत्र आपको प्रभावित नहीं हुए थे। ये प्रश्न कह रहा है कि आपको इसको सजाना है,
तो चलिए इसको सजाने से पहले एक हम लोग पेज लेते हैं और इस पेज पे सबको सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या किसको क्या हम लोग कहते हैं। थोड़ा सा इसके लिए मुझे स्पेस की आवश्यकता है, तो प्रश्न नहीं भी दिखे तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा मुझे पतला करना पड़ेगा क्योंकि तभी समझ में आपको आएगा। अगर कहा जाए कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है भाई? आलू के उत्पादन से। मैं आपको कहूँ कि खाद्यान्न का उत्पादन का संबंध किससे है? मोटा ही करना पड़ेगा। खाद्यान्न उत्पादन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से है। तो खाद्यान्न उत्पादन क्या हो जाएगा? हरित क्रांति, गोल क्रांति, हरित क्रांति। उसके बाद से नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछा जाए सिल्वर रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है, अंडा के प्रोडक्शन से। अगर मैं पूछूं कि झींगा या प्याज के उत्पादन की कौन सी क्रांति भाई? इसको पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर कहे कि मांस या फिर टमाटर जो है इसके प्रोडक्शन से कौन क्रांति संबंधित है? तो लाल क्रांति मांस और इसके प्रोडक्शन से संबंधित है। तो इन सब बातों को आप याद रख सकते हैं, लेकिन इतना सही काम नहीं होगा। कुछ इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और भी कुछ बातों को मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। चलिए और भी कुछ क्रांतियां हैं जहां से सवाल एग्जाम में बनते हैं, तो उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पूछा जाएगा कि ब्लैक रिवॉल्यूशन, कौन सा रिवॉल्यूशन? ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो यानी कि काली क्रांति का संबंध आपको किससे है? ब्लैक रिवॉल्यूशन का। तेल, कौन सा तेल भाई? वो तेल जो खनिज तेल होते हैं उसकी मैं बात करूँ, तेल खाने वाला नहीं। ब्राउन यानी कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? याद रखना कि उर्वरक उत्पादन से संबंध किससे है? भूरित क्रांति का है। अगर बात करें आपको श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन का संबंध है आपको श्वेत क्रांति से। अगर कहें कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन संबंधित है आपको येलो रिवोल्यूशन से, तिलहन क्रांति संबंधित है। अगर वही पूछे स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन, दोनों में अंतर है। ये किससे है? बागवानी फसलों के उत्पादन, और किससे? बागवानी फसलों के उत्पादन, और यूँ कहे तो फलों के उत्पादन से संबंधित है। किसका? स्वर्ण क्रांति का संबंध है, सब आपको पता होगा। इसके अलावा एक होता है सदाबहार क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना कि फसल को दुगुना करना क्या है इसका। अच्छा, इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति पूछे तो फसल का उत्पादन और सामूहिक रूप से सारी फसलों के उत्पादन को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष क्रांति, यानी कि सारे रंगे इसमें शामिल होती है। तो अगर प्रश्न को देखना चाहें, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे साथ साथ मिलाइएगा। तो चलिए आप लोगों को साथ साथ मिलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसको देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपको? खाद्यान्न उत्पादन क्या हो जाएगा भाई? खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति का संबंध, ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद से बी का क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। उसके बाद से अगर बात करें मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति, उर्वरक, भूरी क्रांति, ऑप्शन ए या करेक्ट हो जाएगा। अगला कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित, मतलब कि क्या है कि झूम कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम पूछा है, और कई बार एग्जाम में यहाँ से सवाल बने हैं। थोड़ा सा इसको हल्का में ना लेके भारी में लेके थोड़ा सा ठीक से कर लीजिए, यहाँ से सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। तो स्थानांतरित कृषि से संबंधित कुछ सवाल है जिसको आपको आराम से करना होगा। मिल्पा कहाँ कहते हैं भाई? मिल्पा मध्य अमेरिका या मैक्सिको में, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में हम क्या कहते हैं? झूम की कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। लदांग कहाँ कहते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों जगह, इंडोनेशिया और मलेशिया में हम क्या कहते हैं? इसको लदांग के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में पूछा जाए कि झूम कृषि को श्रीलंका में किस नाम से जानते हैं? श्रीलंका में हम चेना के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? चेना के नाम से। अगर पूछा जाए कि रोका कहाँ पे कहते हैं? ब्राज़ील में इसी को हम लोग रोका के नाम से जानते हैं। वही कानुको कहाँ कहा जाता है? कानुको कहाँ भाई? कानुको हम कहते हैं वेनेजुएला में हम कानुको के नाम से जानते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन, तो इसको मिलाते हैं अगर, तो क्या सही होगा भाई? आइए इसको हम लोग मिला के चेक करते हैं। यानी कि मिल्पा जिम्बाब्वे कह रहे हैं, भी गलत है। लदांग इंडोनेशिया मलेशिया ये सही है। चेन्नई ये श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, यानी कि जायद में यानी कि खीरा, ककड़ी, तरबूजा सब आ जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कब बोया जाता था भाई? मार्च से लेकर जून के बीच में रोपा जाता था। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन सी फसलें विकसित होने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय लगता है? इसमें कोई भी फसल ऐसा नहीं दिया गया है ऑप्शंस में जिसको विकसित होने में 1 वर्ष का समय लगता है। अगर ऑप्शंस को छाटिएगा तो जौ को भी लगभग 4 to 6 मंथ लग जाते हैं, पटसन को लगभग भी 3 से 4 महीना, और कपास में भी 4 से 6 महीना। तो कोई सी ऐसी फसल नहीं है। एक गन्ना ऐसी फसल है जिसको विकसित होने में 1 वर्ष का समय लगता है, ऑप्शन में है नहीं, यानी क्या हो जाएगा? उपयुक्त कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की कितने भूमि पर आपको खेती की जाती है? तो 10% इसका आंसर होगा। थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न था ये टीआरई में पूछा गया है, ठीक है। कौन सी फसलें सूखा और अन्य चरम स्थितियों में होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि वैसी फसल जो कि मोटी फसलें होती है, मिलेट्स होती है, वो सूखा की परिस्थिति में होती है। जैसे कि हो गया ज्वार, उसके बाद हो गया बाजरा, उसके बाद से क्या हो गया? रागी, उसके बाद से क्या हो गया? सरसों वगैरह भी क्या हो जाएगा? इसी में होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर बाजरा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है? तो देखिए, झूम कृषि का 2 तरह से नाम पूछेगा। एक पूछा जाता है विश्व के देश के आधार पर, और दूसरा पूछा जाता है राज्यों के आधार पर। तो पोडू या फिर पोडू या पोंडू के नाम से हम जानते हैं आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में पोडू या पोंडू कहते हैं किस कृषि को? झूम की कृषि को। अगर वही पूछा जाए कि व्यवहार एमपी में कहा जाता है व्यवहार, और एमपी में ही इसको दहिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगर वही कुमारी पूछा जाए कि झूम कृषि को कुमारी भारत में कहाँ कहते हैं? केरल और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में हम लोग इसको कुमारी के नाम से जानते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं कि किस देश में झूम की कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? म से मिल्पा, म से मैक्सिको, और मध्य अमेरिका में हम क्या कहते हैं भाई? मिल्पा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कमेंट करके फिर से बताइए कि वेनेजुएला में इसको किस नाम से भाई? कानुको क्या कहते हैं? वेनेजुएला में इसको हम कानुको के नाम से जानते हैं। चेना श्रीलंका में, रोको ब्राज़ील में। तो लगभग 37 प्रश्न है। मुझे लग रहा है कि आपने सारे प्रश्नों को कर लिया होगा। बताइएगा सेशन कैसा लगा। काफ़ी बेहतरीन सेशन है, थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन इसको एंजॉय करिएगा, अच्छा से देखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, और जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जाके प्लेलिस्ट देखिएगा। बेहतरीन वीडियो आ रहा है, लगातार 2-3 वीडियो आपको ज्योग्राफी के आएंगे, उसके बाद फिर से हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच, जय हिंद।